हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 एंड 5। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। वेक्टर ई, अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेक्टर वी इज इक्वल टू माइनस वी नॉट आई कैप नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कोइंसाइडिंग विद एक्स एक्स डैश एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कंडक्टर को प्लेस किया हुआ है, carrying current I towards minus x axis. Okay, the particle remains at a distance d from the conductor. Okay, draw diagram showing direction of electric and magnetic fields. What are the various forces acting on the charged particle? Find the value of v in terms of E, D and I. Okay, चलो लेट्स डू इट। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है वो ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ना बनाना पसंद करूँगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो लेट्स ड्रॉ दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आई विल शो इट बाय यूजिंग इक्वी स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये मैंने कुछ रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शो कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो आई एम जस्ट राइटिंग दैट हियर कि हमारा जो चार्ज्ड पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो आई हैव ड्रॉन इट हियर। ये मेरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और इट इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर वी, ओके, इक्वल टू माइनस वी नॉट आई कैप। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है, तो ये मैंने बना दिया है। अच्छा, फिर वहाँ पे एक नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, तो एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मैं बनाऊँगी जो कि एक्स एक्स डैश एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो आई विल जस्ट रिप्रेजेंट दैट। ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गई। तो इसी के साथ कंडक्टर मेरा कोइंसाइड कर रहा है एंड कैरिंग द करंट आई टूवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। तो जो करंट का डायरेक्शन है ना, इसमें जो करंट का डायरेक्शन है दैट इज़ दिस, ओके। फिर बोला है द पार्टिकल रिमेन्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर। तो इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, इनके बीच में जो सेपरेशन है कंडक्टर का और चार्ज का, तो दैट सेपरेशन इज़ डी। ये जो सेपरेशन है ये कुछ डी सेपरेशन मेंटेन्ड है, ओके। तो एकदम स्ट्रेट रहेगा ये सेपरेशन, ठीक है। लेट मी जस्ट रिप्रेजेंट दैट। ओके, यस, तो एकदम स्ट्रेट सेपरेशन दोनों के बीच में ये रहेगा डी, सही है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से बना दिया है फिगर। बोला है ड्रॉ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो कुछ यूं जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की देखो, अगर मैं बात करती हूँ, जहाँ पे भी मेरा ये जो प्लेस्ड है ना, कौन प्लेस्ड है, जहाँ पे भी मेरा ये करंट प्लेस्ड है, मेरा वायर प्लेस्ड है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी राइट हैंड पाम रूल। मेरा ये जो चार्ज यहाँ पर है, इस तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहती हूँ। तो अगर मैं इधर थंब को रखती हूँ तो मेरे फिंगर के जो टिप्स हैं वो सारे इधर चले जाएंगे, तो मेरा पाम विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं ज़रा शो करूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी सिंपली लाइक दिस, मतलब इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम शो कर सकते हैं और ये हमने फिगर जो है प्रॉपर बना दिया। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर कर दिया। सेकेंड पार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो बोला है व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो वेरियस फोर्सेस की देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो काम कर रही है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो काम कर रही है दैट इज़ माइनस क्यू, हमारा चार्ज था तो माइनस क्यू इंटू वेक्टर ई, ये वाली जो फोर्स है वो काम कर रही है।
ऑल्सो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो फोर्स काम करेगी दैट विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जहाँ पे भी मेरा चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही है, तभी तो हम फिर फोर्स निकाल पाएंगे ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करती हूँ तो दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/d। ठीक है, ये फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा एंड दैट इज सिंपली गिवन बाय QBV साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरा जो चार्ज है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, B मैंने निकाल लिया है, वेलोसिटी का अपना एक सर्टेन डायरेक्शन है और थीटा यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो आई विल जस्ट राइट -QBV कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ करनी थी दैट वाज क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। अभी ये V का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ E, D एंड I। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहती हूँ। क्वेश्चन में इट वाज गिवन कि इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप एक चीज़ देख पा रहे हो, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, एंड उसके बाद भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों? जब एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट करता है तो ये जाहिर सी बात होती है कि अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन बनेगा, बट इन्होंने बोला है कि इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मीन्स दीज टू फोर्सेज आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, और इसीलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पा रहा है। तो आई विल जस्ट सिंपली राइट कि मेरा जो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि FE और FB जो हैं वो बराबर रहने चाहिए फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड आई विल जस्ट सिंपली ऐड कि FE जो है दैट वाज QE के बराबर था। ठीक है, FB की अगर मैं बात करती हूँ तो ये था Q लगाना था हमें यहाँ पर। फिर B की अगर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ B की, तो दिस इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/d, ये हमने B लिख लिया। और उसके बाद क्या था, V था, ये V जो है ये मैंने लिख लिया। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है V नॉट का। V नॉट का वैल्यू हमसे पूछा गया है इन टर्म्स ऑफ E, D एंड I, तो वी विल जस्ट राइट दैट। तो V की अगर मैं बात करूँ तो V जो है वो मैग्नीट्यूड में V नॉट के बराबर ही है, इनफैक्ट -V नॉट के ही बराबर है। तो आई विल जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँगी तो चार्ज एंड चार्ज विल गेट कैंसल्ड आउट, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ V का वैल्यू, या फिर मैं लिखूँ यहाँ पे V नॉट, यहाँ पे भी मैंने V नॉट लिख देना है, V नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं V नॉट निकालती हूँ तो इट विल बी सिंपली E इंटू, ये 2 से ये 4 पाई कैंसिल होगा तो इट विल बी 2 पाई, देन ये होगा D, देन नीचे आ जाएगा हमारा क्या, म्यू नॉट टाइम्स I। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इट विल बी सिंपली V नॉट इज़ इक्वल टू 2 पाई D इंटू E डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स I। तो ये जो हमारे पास आया है, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड या दिस इज़ द वैल्यू ऑफ V नॉट इन टर्म्स ऑफ D, E एंड I। यही तो हमसे पूछा था ना, बस इस तरह से इसको हमें करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे ज़रा और देखते हैं। इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 23 था दैट वाज फॉर 3 मार्क्स, इसी के साथ और में एक और क्वेश्चन डाला गया था, एंड दैट इज़ 2 इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स kept along x dash and y dash axis are carrying current I1 and I2 along -x axis and -y axis respectively. Okay, find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point P of x, y. ओके, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बोला है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी निकाल देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा ना, आई विल गेट एन आइडिया ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इसका फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें बोला है कि इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स हैं जो कि x डैश और y डैश के अलॉन्ग प्लेस किए गए हैं। ठीक है,
एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के अलॉन्ग प्लेस किए गए हैं लाइक दिस। ओके, और जो करंट है इसमें वो I1 और I2 जो है वो फ्लो कर रहा है along द माइनस एक्स एक्सिस एंड देन along द माइनस वाई एक्सिस। इस तरह से जो करंट है वो फ्लो कर रहा है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड and the direction of the current, find the magnitude and direction of the net magnetic field produced at point P of x comma y. तो P of x comma y, that means it is in the first quadrant only, तो I am just considering let that point be here P of x comma y. तो अगर मैं पहले कंडक्टर की बात करती हूँ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसका जो सेपरेशन है फ्रॉम द पॉइंट P दैट विल बी y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ज़रा लिखती हूँ मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द फर्स्ट वायर, ड्यू टू द फर्स्ट करंट, तो दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या था मेरा y। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो राइट हैंड पाम रूल अगर आप लगाएंगे, इधर थंब को प्लेस करें इधर फिंगर के टिप्स को, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्रॉस जो है वो साथ में लगा सकते हो। और इनवर्ड डायरेक्शन के लिए अगर मैं बात करूँ तो हम माइनस जेड एक्सिस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई कैन जस्ट सिंपली राइट हियर माइनस के कैप। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में डाल रहे हो तो। फिर उसके बाद सेकंड वाले वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका ज़रा सेपरेशन हम देख लेते हैं। दैट सेपरेशन इज़ नथिंग बट एक्स हियर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 डिवाइडेड बाय एक्स। और अगर मैं इसकी वजह से डायरेक्शन की बात करूँगी तो अगर आप थंब को इधर प्लेस करते हैं और फिंगर के टिप्स को उस तरफ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा एट दिस पॉइंट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए आई कैन यूज़ प्लस के कैप और जस्ट सिंपली यूज़ अ डॉट हियर लाइक दिस। तो अब हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आई विल राइट बी नेट इज़ इक्वल टू वॉट B1 प्लस B2। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई एम टेकिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज कॉमन। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूँगी 2I2 बाय एक्स के कैप माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो मैंने कॉमन ले लिया है, एंड मैंने लिखा 2I1 बाय वाई के कैप लाइक दिस। ये नेगेटिव जो है वो मैंने नेगेटिव के कैप इस तरह से लिख दिया। यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहा है, तो आई विल जस्ट राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 2 को मैंने बाहर निकाल लिया है और ये हो जाएगा I2 बाय एक्स माइनस I1 बाय वाई के कैप। तो ये जो है मेरा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड I1 एंड I2 इट विल बी डिसाइडेड कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग पॉजिटिव जेड रहेगा या नेगेटिव जेड रहेगा। तो अगर वो वैल्यूज़ देते तो हम बता पाते। तो फॉर दैट अभी आप जनरली बता सकते हो कि इट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, या इट विल बी अलोंग के कैप, द डायरेक्शन इज अलोंग के कैप। अगर आप मैग्नीट्यूड इसका अलग से निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका जो है वो यही होता है कि जो भी आई जे या के है, जो भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनका कोफिशिएंट का जो है आप स्क्वायर कर दें और आप उसको अंडर रूट में डाल दें। तो अगर आप बी नेट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो अंडर रूट इन सब का स्क्वायर ही होने वाला है। तो मैं यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 की अगर बात की जाए तो वो तो देखो बाहर ही आ जाएगा। अंडर रूट में हमारे पास क्या बनेगा, इट विल बी सिंपली I2 बाय एक्स माइनस I1 बाय वाई, I1 बाय वाई का होल स्क्वायर। इस तरह से भी आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा एंड दिस विल जस्ट बी द मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। या फिर अगर आप सिंपली इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड और जो भी हमारा डायरेक्शन है वो दोनों हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। डायरेक्शन को अलग से लिखना चाहते हो तो इट विल बी अलोंग के कैप, इट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस चैप्टर से फिर जो क्वेश्चन है ना वो पूछा गया था इन लास्ट वाला सेक्शन विच इज़ फॉर 5 मार्क्स, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
So the question is, what is the source of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field? Okay. तो जो सोर्स पूछ रहे हैं वो ये है कि मतलब जो क्वेश्चन है वो ये है कि कोई भी अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फोर्स का जो रीज़न है या जो फोर्स का सोर्स है वो क्या है, ठीक है। तो पहले ही मैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट व्हाट, जो इंटरैक्शन होता है ना, अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करूं तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो मूविंग चार्जेस होते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरैक्शन होता है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ फोर्स, ठीक है, यहाँ पर। ठीक, तो आई विल जस्ट राइट द सोर्स इज़ व्हाट, द सोर्स ऑफ फोर्स इज़ सिंपली नथिंग बट व्हाट, the interaction between the moving charges, interaction between the moving charges and magnetic field, ठीक है। तो ये जो है हमारा यही सोर्स ऑफ फोर्स है, ठीक है, मूविंग चार्जेस जो कि हमारे कंडक्टर के अंदर हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग स्टेडी करेंट्स एंड हेंस डिफाइन एम्पियर। नाउ ये तो इन्होंने एकदम डायरेक्ट हमसे डेरिवेशन ही पूछ लिया है, तो आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि आपको क्या करना है। मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं करके दिखा रही हूँ, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि कौन सा डेरिवेशन आपको करना है और क्या इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। तो याद करो कि हमने दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए इनके बीच में फोर्स निकाला था, और अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लें कि इसमें करंट I1 है या इसमें करंट I2 है, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कंसिडर कर सकते हो, तो रिजल्ट विल बी सेम। तो आप देखते थे कि पहले वायर की वजह से यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के ऊपर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी, एंड दैट फोर्स वाज सिंपली गिवन बाय व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 upon R, where R is the separation, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय एल, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इस तरह से जो है वो हम निकालते थे, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपका निकल कर आएगा। इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करके आपको एम्पियर को डिफ़ाइन करना है, और वो एम्पियर को डिफ़ाइन आप कैसे करते थे, ये पूरा डेरिवेशन आपको करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है बाय द वे, ठीक है। तो एम्पियर के लिए अगर मैं बात करूँ इसको डिफ़ाइन करने के लिए, तो वी यूज़ टू अज्यूम कि अगर दोनों ही वायर्स में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स को 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस करता है, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 1 मीटर का है, जो लेंथ है कंडक्टर का वो 1 मीटर का है, और अगर हम ये अज्यूम कर लें कि दोनों में ही करंट सेम मैग्नीट्यूड का है, तो दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। तो कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते थे, तो वही डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ a point charge q is moving with velocity vector v in a uniform magnetic field vector b. Find the work done by the magnetic force on the charge, ठीक है। बोला ये है कि वो जो भी मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो चार्ज के ऊपर कितना वर्क करेगा। तो वर्क की अगर मैं आपको डेफिनेशन याद दिलाऊं, तो वर्क वॉज सिंपली नथिंग बट वॉट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, या एफ डॉट एस होता था, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारे पास कोई भी एक मूविंग चार्ज है तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है जिसे हम बुलाते हैं Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये फोर्स लगता है लॉरेंस फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, ठीक। अब यहाँ से जो भी फोर्स निकल कर आता है, मुझे एक बात बताओ, वो जो भी फोर्स होगा दैट फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सही है। जो भी वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होने वाला है फोर्स, नंबर 1। दूसरी चीज़, जब ये चार्ज मूव करता है और इस चार्ज का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग तो नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं कि जहाँ पे भी फोर्स लगता है उस फोर्स के डायरेक्शन में कभी भी डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है, और या फिर हम कहें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो ज़ीरो हो गया, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो मेरा जो वर्क है वो कैसा हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन विल बी सिंपली ज़ीरो। Now next देखो, explain the necessary conditions in which the trajectory of a charged particle is helical in a uniform magnetic field। इसके लिए मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी, और हमने ये किया भी था कि लेट्स से कि कुछ इस तरह से अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो हैं वो तैयार करती हूँ, और मेरा जो वेलोसिटी है, मेरा जो चार्ज पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा हियर, एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनता है v साइन थीटा और एक बनता है क्या, v कॉस थीटा, v कॉस थीटा और v साइन थीटा। तो जो v कॉस थीटा होता था, इट विल हेल्प द पार्टिकल टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और v साइन थीटा जो होता था, इट विल हेल्प द पार्टिकल टू मूव इन द सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है, सर्कुलर मोशन करने में हेल्प करेगा। तो एज अ रिजल्ट, तो जो उसका डायरेक्शन होता था, दैट उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता था, या मैं कहूँ कि उसका जो ट्रेजेक्ट्री बनता था, दैट बिकम्स ए हेलिकल। कुछ इस तरह से मेरा जो पार्टिकल है वो फिर मूव करने लगेगा। तो हेलिकल मोशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि देयर शुड बी एन इंक्लाइनमेंट बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड दैट इंक्लाइनमेंट मस्ट बी अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। मतलब इसका जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि देयर शुड बी एन एंगल, ठीक है, लेकिन अदर दैन, मतलब 0 डिग्री नहीं होना चाहिए या फिर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, उसके अलावा देयर शुड बी एन एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो फिर हमारे पास हेलिकल मोशन पार्टिकल का आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये और में या ऑप्शन में पूछा गया था, एंड दैट इज़ अ करंट कैरिंग लूप कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड अलोंग इट्स एक्सिस, एक्सप्लेन। तो बेसिकली आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, कि अगर आपके पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, और अगर उसमें करंट जो है, इफ़ इट इज़ फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, अगर वो इस तरह से, इस तरह के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, दैट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो उसका वो वाला जो फेस है वो एकदम साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा, एंड उसका जस्ट पिछला वाला जो फेस है ना, वहाँ पे करंट का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंड दैट फेस विल एक्ट एज द नॉर्थ पोल। तो हेंस यू कैन से कि हाँ, जो करंट लूप है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आप इस तरह से कर सकते हो। सेकेंड ये बोला है, ऑब्टेन द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, और डायरेक्शन भी बताना है। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने ये बात करी थी कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, फिर उसके बाद इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप, या फिर हम कहें कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स भी आ जाते हैं तो ये उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो अगर लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 1 है, हमने कंसिडर नहीं किए हैं, तो इट कैन बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज कि जो भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल बनता है दैट इज़ आई ए वेक्टर, या फिर मैं कहूँ कि जो भी कॉम्बिनेशन है करंट का और एरिया का विद व्हाट अ डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय राइट हैंड थंब रूल। तो जहाँ पे भी आप अपने फिंगर्स को ना आप अपने कर्ल कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड योर थंब एंड द फिंगर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। बेसिकली जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द लूप। इस तरह से हमने ये बात करी थी, ठीक है। तो आप उसको भी नोट से रेफर कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है क्या करना है। नाउ द नेक्स्ट इज अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को डालते हो, द कॉइल इज फ्री टू टर्न इन द मैग्नेटिक फील्ड। और हम रिकॉल कर सकते हैं कि जब आप एक करंट कैरिंग कॉइल को
प्लेस करते हो इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ फ्री टू टर्न। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस ऑल्दो करती है, लेकिन उसके ऊपर जो नेट फोर्स लगता था वो फोर्स के जो मैग्नीट्यूड्स थे वो आपस में एक दूसरे को, या जो डायरेक्शंस थे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे। फोर्स के मैग्नीट्यूड तो बराबर निकलता है उसमें, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर नेट फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता था, ज़ीरो हो जाता था। देन ऑब्टेन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो टॉर्क का हमने एक फॉर्मूला किया था, एंड दैट वाज एम बी कॉस थीटा, या फिर मैं लिखूं एम बी साइन अल्फ़ा। दोनों ही फॉर्मूले हमने किए थे। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्टेबल इक्विलिब्रियम के टाइम पर हमारा जो टॉर्क है वो ज़ीरो होता है। टॉर्क ज़ीरो होना मतलब अल्फ़ा का ज़ीरो होना या फिर थीटा का 90 डिग्री होना। ठीक है, तो बेसिकली अगर मेरा अल्फ़ा ज़ीरो है उसको लेकर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मेरा जो वेक्टर बी है और जो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इनके बीच में क्या हो गया है, इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। मतलब कि ये दोनों कैसे हो गए हैं, पैरेलल हो गए हैं। अगर ये पैरेलल हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर वेक्टर बी इज़ पैरेलल टू वेक्टर बी जो है वो मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है, तो हमें ये तो पता है ना कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एरिया वेक्टर से ही बना हुआ है। तो मेरा जो वेक्टर बी है वो पैरेलल हो जाएगा एरिया वेक्टर के भी पैरेलल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया वेक्टर से पैरेलल होने का क्या मतलब है, वो सीधा सा मतलब ये है कि अगर ये मैं कॉइल बनाती हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, नॉर्मल डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू ए वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी अभी ऐसा ही हो गया है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया है तो बी और ए के बीच में जो थीटा है वो कितना बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बी और ए के बीच में थीटा की अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं सिंपली बात करूँ किसकी, फ्लक्स की, फाई, तो फाई वॉज सिंपली वॉट, बी ए कॉस थीटा। तो अगर मेरा वेक्टर बी और वेक्टर ए पैरेलल हो रहा है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो रहा है, तो मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ही है। एरिया वेक्टर तो होता ही है कॉइल के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास इनमें क्या आ जाएगा, मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो तो 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, यही तो हमसे पूछा था कि ऑब्टेन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड देन बोला था शो दैट इन दिस ओरिएंटेशन द फ्लक्स ऑफ द टोटल फील्ड थ्रू द कॉइल इज मैक्सिमम। तो फ्लक्स जो है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा और फ्लक्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट पेपर के फिर हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।